नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल सी के द्वारा आयोजित सभी पेपरों में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो जब पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो प्रीवियस जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका आंसर यहाँ पर मिलेगा। पहला है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वह उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए, हिंदी में टोटल 52 वर्ड होते हैं और जो सबसे छोटी इकाई है उसकी वर्ड या ध्वनि होती है, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवाह अंग और अ को कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ है, जबकि 4 संयुक्त वर्ड होते हैं जिनको छ, त्र, ज्ञ और श्र कहा जाता है। इतने क्वेश्चन आप तैयार करिए कि जो सबसे छोटी इकाई वर्ड है और टोटल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती हैं। अयोगयाह कितने हैं? दो हैं, अंग और अह। और द्विगुण व्यंजन कितने हैं? ड़ और ढ को द्विगुण कहा जाता है। और संयुक्त वर्ण कौन है? 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आगे हम देखेंगे भाषा की मूल इकाई क्या है। तो देखिए, जो भाषा की मूल इकाई है उसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो इसका परिभाषा है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। राम शब्द में 2 अक्षर रा और म बना है, 4 वर्ण बना है, र, आ, म, अ है। ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, जबकि भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही आसान है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन, जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? ध्यान दीजिए, जो हिंदी भाषा है उसकी कुल वर्ण लिपियाँ की बात करेंगे तो कुल 52 है। तभी आप जानते हैं कि 11 स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सबको लेकर के टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। टोटल 52 हो गए हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्यान दीजिए, हिंदी में जो ध्वनि होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होती है। स्वरों की संख्या 11, मूल स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 भेद हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र पूर्वक उनका उच्चारण होता है और व्यंजन में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। एक बार और यह पूछ चुका है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन स्वर नहीं है? तो इया जो है ये स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है इसमें बताना है। तो इसमें जो ब है, ब स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए, जो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया है, आ, ई, उ। तो देखिए, जो हर्ष स्वर होता है दीर्घ स्वर होता है, तो हर्ष स्वर अ, ई, उ होता है और री होता है। जबकि अगर दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। तो ए, ऐ, ओ, औ जो होता है संयुक्त स्वर होता है, जबकि मूल दीर्घ स्वर होता है आ, ई और उ होता है। तो इस तरह से इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। आगे हम बात करेंगे निम्न में दीर्घ स्वर कौन है। तो निम्न में जो दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? निम्न में ई वाला हो जाएगा ना, आ, ई, उ। तो ये सभी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो दीर्घ स्वर है ऐ है, ऐ नहीं है, ये आ है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर बताए हैं आप लोगों को कि ए आई ओ औ ये सभी चारों संयुक्त स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन है? ह्रस्व स्वर है अ ई उ री को ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आ ई उ ए आई ओ को दीर्घ स्वर कहते हैं। जबकि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं ओम जिसमें, यानी कि ह्रस्व स्वर को मतलब कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम शब्द है, इस तरह से लिखा जाएगा, तो इस तरह से शब्दों का उच्चारण जो होगा प्लुत स्वर में होता है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सभी तीनों स्वर हैं। क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो तीनों क्या है? स्वर के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन है निम्न में से? तो तीनों हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर में ई ए आई आता है, उसके बाद से मध्य स्वर में अ आता है, और पश्च स्वर हो जाता है आ उ औ, ये सभी पश्च स्वर हो जाते हैं। अर्धविपरीत स्वर कौन है? तो देखिए, अर्धविपरीत स्वर कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अय हो जाएगा। अय जो है अर्धविपरीत स्वर है। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विपरीत। विपरीत में क्या आ जाता है? आ जाता है। क्या आ जाता है? आ जाता है। उसके बाद से आता है अर्ध विपरीत, इसमें अ अय आ औ आ जाता है। अर्ध सम्मिलित में आता है ए ओ आ जाता है। अर्ध स्वर में कौन सा आ जाता है? ए ओ आ जाता है, और सम्मिलित में ई उ आ जाता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्नुनासिक। नाक से नहीं निकलता है, केवल मुख से निकलता है, तो इसको बोलते हैं निर्नुनासिक बोलते हैं। जैसे पंचमा अक्षर जितने हैं सभी निर्नुनासिक हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार की स्वर है? तो ऊ जो है पश्च समृद्ध स्वर है। कैसा है? ऊ जो है पश्च समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? तो ओठों की आवृत्ति के आधार पर जो ई है, ए नंबर ऑप्शन सही है, आवृत्तिमुखी स्वर ई है। ध्यान दीजिए, आवृत्तिमुखी कौन कौन है? तो आवृत्तिमुखी जो होते हैं अ आ ई ए ऐ, ये आवृत्तिमुखी स्वर हैं, और वृत्तमुखी कौन है? उ औ और आ जो हैं ये वृत्तमुखी स्वर होते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो देखिए, जो अ आ आता है और क वर्ग होता है, अभिसर्ग होता है, ये कंठ वर्ण होते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन नहीं है? तो डी नंबर जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है, कंठ है। जबकि ब म उ ये सभी ओष्ठ वर्ण है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है बताना है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। ध्यान दीजिए, कंठ से कौन कौन उच्चारण होता है? तो अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है। तालु का ई, मूर्धा का री, ओष्ठ का उ, कंठ तालु से ए आए, कंठोष्ठ से ओ का उच्चारण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कंठ तालव्य कौन सा है। तो देखिए, जो कंठ तालव्य हैं ए और ऐ कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि उ और उ ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। र और ख स मूर्धा होता है, और आ का उच्चारण कंठ होता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो अय है इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अय का उच्चारण में, अय के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। सी नंबर सही है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और औ जो है कंठोष्ठ वर्ण है। कौन से वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण है।
इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ ओष्ठ है। अब हम लोग बात करेंगे ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से होता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का ई और ई जो है यही पुल्लिंग नहीं है, जबकि अन्य सभी पुल्लिंग हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर देखिए जो आज लिखा हुआ है, आज में री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो दृष्टि में हुआ है। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता जो है किस में है? तो डी वाले में है। अनुनासिकता कौन से शब्द में है? तो संभालना में अनुनासिकता है। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो 33 है। सी नंबर सही है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख जो है कंठ ध्वनियाँ है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन दंत है? तो दंत देखिए कौन सा होता है? दंत ध्वनियाँ कौन है? म है, उ और प तो ओष्ठ है। ल जो है दंत है। ल और स जो आता है दंती में आता है। ध्यान दीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से ल दंत वर्ण है, शेष प म उ ओष्ठ वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान बी नंबर है, कंठ है। हिंदी में स्वध्वनि कौन सी है? तो हिंदी में जो स्वध्वनि है तालव्य है। अन्य तालव्य हैं ई च छ ज झ इया और या, ये भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तालव्य व्यंजन निम्न से कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन निम्न से हैं च छ ज झ इया, ये सभी तालव्य हैं। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का जो उच्चारण स्थान है तालु होता है। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान तालु है। य का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। निम्न में तालव्य ध्वनि कौन है? तो निम्न में जो तालव्य ध्वनि है वो स है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ च छ ज झ हैं। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स का उच्चारण स्थान तालु है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो तालव्य के अंतर्गत आती है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है, तो रिक्त स्थान बनना तो जो ढ वर्ग है, जो ढ है ढ वर्ग का चौथे स्थान पे आता है और ये मूर्धन्य होता है, मूर्धा के अंतर्गत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है देखिए, जो दंत होता है त वर्ग होता है, त थ त थ न, तो जो दंत है ट नहीं है, ट क्या है? मूर्धन्य है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि देखिए जो त है यही दंत ध्वनि है। ऑप्शन सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन दंतव्य वर्ण है? तो दंतव्य वर्ण देखिए जो त वर्ग आता है ये दंतव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन है? तो दंतत्व ध्वनि जो ल और स आता है त वर्ग के अंतर्गत ये भी रखा जाता है, दंत होता है। देखिए जो व होता है दंतोष्ठ होता है, याद रखिए व को दंतोष्ठ बोला जाता है। ल क्या है? दंत ध्वनि है। प फ व किसके अंतर्गत आते हैं? तो प फ व जो हैं ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? तो हिंदी की ब ध्वनि ओष्ठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है, याद रखिए व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो निम्नलिखित ध्वनियों में जो दंतोष्ठ है व को दंतोष्ठ बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो जो ट वर्ग में नहीं है वो ध नहीं है। कौन नहीं है? ध ट वर्ग में नहीं आता है, ट वर्ग मूर्धा होता है। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग से लेकर के जो प वर्ग तक है इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखिए जो
यह है, यही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो सभी जो अंतस्थ व्यंजन है क, च, प और द, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व होता है तो वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब हम बात करें निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। वह व्यंजन कैसा है? तो वह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। आगे हम लोग बात करेंगे य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन स, ख, स होता है। तो इसमें दिया हुआ है ह, तो ह उष्म व्यंजन हो जाएगा। कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो स, ख, स होता है, तो ग जो है उष्म व्यंजन नहीं है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और उष्म वर्णों को मिलाकर टोटल संख्या 8 हो जाती है, क्योंकि 4 और 4 8 होता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। तो क के बाद से स आया है, त के बाद से र, त्र हुआ है, ज के बाद से य हुआ है, स के बाद से र आया है, तो स्र हुआ है। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो फ जो है, फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन? फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ज और य से मिलकर बना हुआ है। 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो क और स के योग से 6 वर्ण बना हुआ है। 6 ध्वनि निम्न से किसके अंतर्गत आती है? तो स जो ध्वनि है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञ वर्ण है ज और य के संयोग से बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ न तो स्वर और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो जो नासिक व्यंजन देखिए यहाँ जो है नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जो संघर्षी व्यंजन है वो ह है, संघर्षी व्यंजन है। स, ख, स, ह कौन से व्यंजन है? तो स, ख, स, ह जो है उसमें संघर्षी व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए जो अघोष वर्ण होता है तो पांचों में फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो स है, स वर्ण भी क्या है? अघोष वर्ण होता है। स, ख, स, ह में स, ख, स देखिए हर वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन स, ख, स ये सभी क्या है? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण 1, 3, 5 होता है। तो इसमें जो अल्प प्राण हो जाएगा ग नंबर जो हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प प्राण में देखिए क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और स, ख, स, ह उष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण देखिए अल्प प्राण जो हो जाएगा तो थ, प, फ, क, ख, च जो हो जाएगा च अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि 1, 3, 5 अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण जो ध्वनियाँ हैं बी नंबर है च, ज और य। च, ज और य जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण जो ध्वनि है त जो है अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो वर्ण हैं क और ग अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो जो महाप्राण वर्ण वाले हैं क, छ और ठ हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में कौन कौन से? तो जो महाप्राण ध्वनियाँ है दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनियाँ है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो जो महाप्राण वर्ण है वो थ है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन जो है घ है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भ जो है महाप्राण व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन से है? तो देखिए जो अघोष वर्ण होते हैं
वो डी नंबर है, अघोष में आ जाएगा, स आ जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो ए नंबर जो है अघोष है। कौन? क जो है अघोष के अंतर्गत आ जाता है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो च जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो प जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, पूछा है 2007 में। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष के अंतर्गत आ जाएगा, द आ जाएगा। द जो है घोष के अंतर्गत आ जाएगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष जो नहीं है वो तो है, वो घोष नहीं है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो है वो ज जो है घोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण जो है ब जो है सघोष वर्ण है। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण ह को काकल्य वर्ण कहा जाता है। र का विवरण कौन सा है? तो र देखिए जो विवरण है ए नंबर सही है। इसमें क्या क्या र का क्या विशेषता है? वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन भी है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो जो व्यंजन है ल क्या है? पार्श्विक है। निम्न में अर्धस्वर कौन सा है? तो य और व जो है, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। र लुंठित ध्वनि तथा ल पार्श्विक ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो जो ख है स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण ध्वनि है। कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो देखिए जो र व्यंजन नहीं है वो मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। किसमें? मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो जो डी वाला है इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है, यही सही नहीं है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह संयुक्त युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। निम्न शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकरांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकरांत कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? तो छ का जो क्रम आता है वो क के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले ऋक्ष आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा आंख। क्या आएगा? आंख आएगा। शब्दकोश के अनुसार प्रश्नगत शब्दों का क्रम इस प्रकार है होगा आंख, आँच, आकर, आग, दिए गए विकल्प और विच्छेद निम्नवत है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। दीर्घ का, तो दीर्घ का हो जाएगा द, री, अग और र। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो उद्यान का शुद्ध जो वर्ण विच्छेद होगा उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ होगा। कक्षा का शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो कक्षा है। क्या है? कक्षा है, कक्षा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्णमाला में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2018-19 तक, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देख चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से किसी सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।